जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन काल में मौर्योत्तर काल के एक चर्चित शासक कनिष्क की। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कनिष्क जिनके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क जिनके काल में कहते हैं रोम से रेशम का व्यापार होता था। वो कनिष्क जिनके काल में गांधार और मथुरा मूर्तिकला अपनी पराकाष्ठा पर थी। उन कनिष्क के दरबार में विभिन्न विद्वानों को संरक्षण दिया गया था, जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, समस्या पैदा करते हैं। उस समस्या के समाधान के लिए हमने एक फॉर्मूला इजाद किया। उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे देख रहे होंगे दोस्तों, हमने पहले से लिखा है ताकि आपको सुनने के साथ लिखने की सुविधा भी हो जाए। पाव अचरना हमने लिखा है। पाव अचरना तो वैसे भी कहते हैं कि पैरों की अर्चना ही होती है, तो पाव अचरना हमने पैरों की अर्चना नहीं, उसको पाव अचरना लिखा है। और इस पाव अचरना से उनके दरबार के विद्वान एकदम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम पा से अगर जाएंगे सबसे पहले तो पार्श्व आएंगे। सामान्य पुस्तकों में ये पार्श्व का नाम नहीं आता है, लेकिन यूपीएससी हिस्ट्री से देने के कारण कहते हैं पार्श्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। और ये पार्श्व जो हैं वो बौद्ध दार्शनिक हैं, बौद्ध चिंतक हैं। आपका पी फॉर पार्श्व बोले तो पार्श्व आपके बौद्ध विद्वान। फिर देखेंगे पाव अचरना, तो बा से आएंगे सीधे वसुमित्र। बा से आएंगे दूसरे क्रम पर वसुमित्र, और ये वसुमित्र बौद्ध विद्वान हैं। वही वसुमित्र हैं जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की थी अध्यक्षता। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, जो कश्मीर के कुंडलन वन में हुई थी कनिष्क के संरक्षण में। और कहते हैं उनकी एक पुस्तक भी है जिसे कहते हैं महाविभास शास्त्र कहा जाता है। महाविभास शास्त्र की रचना की, जिसे कहते हैं बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वसुमित्र बौद्ध दार्शनिक थे, चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे और महाविभास शास्त्र के रचनाकार थे। फिर आ जाते हैं हम आप है, और ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत चर्चित व्यक्तित्व है, जिसका नाम है अश्वघोष। ये अश्वघोष भी एक बौद्ध विद्वान हैं, बौद्ध दार्शनिक हैं। आप देख रहे होंगे कनिष्क के काल में बौद्ध विद्वानों की भरमार है, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजक भी थे। और ये अश्वघोष उनकी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष बनेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। हालांकि ये पहला मौका था कि किसी बौद्ध संगति में कोई उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अभी तक की तीनों बौद्ध संगति में, पहले की तीन बौद्ध संगति में कोई उपाध्यक्ष नहीं था, लेकिन चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष बनाए गए थे बौद्ध विद्वान, बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष। और ये अश्वघोष संस्कृत के पहले नाटककार माने जाते हैं। इन अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई थी, और ये बुद्ध चरित बौद्ध धर्म की रामायण कहलाती है। बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष, और कहते हैं कि ये अश्वघोष संस्कृत के नाटक के क्षेत्र में कालिदास की प्रेरणा थे। कालिदास का अगर कोई आदर्श माना जाता है तो वो संस्कृत साहित्य के विद्वान अश्वघोष को ही माना जाता है। फिर हम चारा पे आते हैं कि चर पे आते हैं, और इस चर से बनता है चरक। नाम सुना होगा आपने चरक, क्योंकि आज भी मेडिकल क्षेत्र के संस्थानों का नाम, मेडिकल क्षेत्र के संस्थानों का नाम, लैब का नाम कहते हैं चरक के नाम पर होता है। और ये चरक चिकित्सा शास्त्री थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में विभिन्न वनस्पतियों के माध्यम से रोगों का इलाज बताया गया है। तो चारा वाले बोले तो आपका चरक इनके चिकित्सा शास्त्री थे। फिर अंत में आता है ना। पाव अचरना में हम आगे बढ़े तो पा फॉर कहते हैं पार्श्व, बा फॉर वसुमित्र, आ फॉर अश्वघोष, आपके चार फॉर चरक, और ना फॉर नागार्जुन। हालांकि इनको लेके थोड़ा सा विवाद भी रहता है कि नागार्जुन इनके काल में है कि नहीं है, लेकिन अगर इन नागार्जुन को हम इंक्लूड करते हैं, अगर करते हैं तो ध्यान रखना कोई भी विवाद की स्थिति पैदा ना हो। अगर हम इन्हें इंक्लूड करते हैं तो ये नागार्जुन भी बौद्ध विद्वान हैं, और इनके द्वारा कहते हैं शून्यवाद या माध्यमिकवाद को जन्म दिया गया था। इस तरह हमने कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वानों का कहते हैं अध्ययन किया पाव अचरना के माध्यम से। पा बोले तो पार्श्व, बा बोले तो वसुमित्र, आ बोले तो अश्वघोष, चा बोले तो चरक, और ना बोले तो नागार्जुन। ऐसी ही
इतिहास की समस्याओं को सरल ढंग से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।